परिवर्तन, बदलाव निश्चित है। अगर प्रवासी मजदूरों ने सरकार के खिलाफ वोट किया है, वो मन बनाकर आए हैं, कोई धरती पर सरकार को बचा नहीं सकता है, क्योंकि आज भी 40 से 50 लाख प्रवासी मजदूर बिहार में हैं। बिहार में 14 तारीख के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। अमित शाह ने तो कहा कि बिहार में फैक्ट्री लग ही नहीं सकती, यहाँ पर जमीन नहीं। आपको गुजरात को बंगाल से जोड़ना है, बिहार में जमीन चाहिए सड़क बनाने के लिए, 4 लेन 6 लेन के लिए तो जमीन मिल रहा है, और फैक्ट्री बनाने के लिए जमीन नहीं है। पहली बार सारे दल वाले बात कर रहे हैं नौकरी की, पलायन की, रोजगार की। लालू यादव जैसी पार्टी भी पलायन और नौकरी की बात कर रही है, अगड़े पिछड़े की बात नहीं कर रही है। पहली बार मैं बिहार में फील कर रहा हूं कि वोटर वोट देने के बाद भी नहीं बता रहा है कि वोट किसको दिया। 14 तारीख का इंतजार कीजिए। अब इतना लंबा सफर है, 3-4 दिन की बात रह गई है। 14 को दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। बिहार में दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार कार्य थम गया है और हमारे साथ हैं जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर जी। प्रशांत किशोर जी, आपने इतना लंबा चौड़ा कैंपेन किया और वो भी बाई रोड। आपका ये जो प्रचार का अनुभव है वो क्या कह रहा है? अनुभव यही कह रहा है कि जनता इसको पसंद कर रही है, जनता उनको पसंद कर रही है जो जमीन से जुड़े हुए हैं, जो जनता के पास जा रहे हैं। देखिए, जो रैलियां होती हैं चुनाव के दौरान, उसका कोई बहुत महत्व तो नहीं है। आप अपने ही समर्थकों को अपना ही पैसा लगाकर बस में गाड़ी में भर कर ले आए और उनको अपनी ही बात सुना दिए। जो आपकी बात नहीं सुन रहा है या नहीं सुनना चाह रहा है या नहीं जानता है या नहीं समझ रहा है, उस तक तो आपको खुद ही जाना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों ने ये रास्ता अपनाया कि इस पूरे चुनाव प्रचार में, चुनाव घोषणा के बाद से कोई रैली नहीं करेंगे, गाड़ी से गांव-गांव जहां तक हो सकेगा वहां जाएंगे। और प्रतिदिन थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ी है, लेकिन 7 से 8 विधानसभा हम लोगों ने किया है। अनुभव कैसा रहा? बिल्कुल बिहार में बदलाव होने जा रहा है। और आप देख लीजिए कि जो मतदान का प्रतिशत है, बड़े से बड़ा विशेषज्ञ भी, पहले की बात छोड़ दीजिए, उस दिन 9 तारीख को भी लोगों को अंदाजा 3 बजे तक नहीं था कि इतना वोटिंग हो रहा है। मैं यही बात कहता हूं कि जो लोग पटना में, दिल्ली में बैठकर विशेषज्ञ बन रहे हैं कि वोटिंग किधर हो रहा है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, किसी को नहीं मालूम है। जब आपको ये नहीं मालूम है कि कितना वोट पड़ रहा है, तो आपको ये कैसे पता है कि वो किसको वोट दे पड़ रहा है? नहीं, ये एक चीज बिल्कुल क्लियर है। देखिए, मैं पिछले 6-8 महीने, साल भर से कह रहा हूँ कि बिहार में बदलाव तय है, निश्चित है, बदलाव होना ही होना है। ये हो ही नहीं सकता है कि जनता इतनी परेशानी में जीवन जी रही हो और फिर से उन्हीं को वोट दे देगी। क्यों? क्योंकि एक ही बात है कि लालू जी का डर दिखाया जा रहा है। पूरे अभियान में एनडीए ने एक ही बात कहा है, हमको वोट दो, नहीं तो जंगल राज आ जाएगा। तो जनता ने उस बात को सुन लिया, कहा ठीक है, जंगल राज नहीं चाहिए तो दूसरा रास्ता बना लेते हैं। नहीं, लेकिन हमने देखा बिहार के चुनाव में पहली बार करीब 30,000 करोड़ से ज्यादा लोगों के खाते में गया था। आपको लगता नहीं कि महिलाओं के जिनके खाते में गया वो गेम चेंजर होंगी? कुछ कोई गेम चेंजर नहीं, ये ऑफिशियल ब्राइबरी है। पहली बार सरकार ने और चुनाव आयोग ने एक तरीके से सरकारी एजेंट के तौर पर काम किया है। चुनाव के 5 दिन पहले तक महिलाओं के खाता में पैसा आ रहा है, लेकिन बिहार की महिलाएं इतनी मूर्ख नहीं है। 10,000 रुपए में वो 5 साल के अपने बच्चों का, अपना और अपने बच्चों का जीवन का सौदा नहीं कर सकती है। और ये लोगों का भ्रम है कि 10,000 रुपया दे देने से हो जाएगा। ऐसा कई राज्यों में हम लोगों ने देखा है, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, ये पहले लोगों ने करके देखा है। इसके बावजूद उनकी बड़ी हार हुई है। लोग पैसा ले रहे हैं और जब आप कैमरा से जाकर उसको पूछते हैं, चाची किसको वोट दीजिएगा, तो स्वाभाविक तौर पर लोगों को लगता है पैसा अभी आ रहा है, हम क्यों ना बोले। लेकिन वो अंदर जाकर वोट किसको कर रहे हैं ये किसी को नहीं मालूम। नहीं, लेकिन जहां महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, मध्य प्रदेश हो, जहां पैसा फ्रेश खाते में गया, वहां पर लोगों ने इनकम को ही कैसे आपको पता है? ये कॉज एंड इफेक्ट किसने एनालिसिस किया है? पहले तो महाराष्ट्र और झारखंड में जो हुआ और जो बिहार में, और उसमें फर्क समझिए। महाराष्ट्र और झारखंड में महिलाओं को यूनिवर्सली पैसा दिया गया है और कई महीने दिया गया है, और ये कहा गया कि आगे लगातार आपको मिलता रहेगा, चाहे वो 2,000 ही है। बिहार में 1 शॉट सिलेक्ट 1.5 करोड़ महिलाओं को पैसा दिया गया, एक बार 10,000 रुपए दिया गया है। एक तरीके सीधे ब्राइबरी है, अब आगे भी नहीं मिल रहा है, पहले भी नहीं मिला है। तो 1.5 करोड़ को अगर मान भी लिया जाए कि उसको मिल गया और वो वोट को प्रभावित कर दिया, तो बाकी जो 2.5 करोड़ महिला है जिसको नहीं मिला, वो महिला क्या कह रही है, ये भी तो आपको सोचने और आकलन का विषय है। गांव में आप नीचे जाकर देखिए, जितनी महिलाओं को मिला है पैसा, वो वोट देंगी नहीं देंगी ये प्रश्न हो सकता है, लेकिन जिनको नहीं मिला वो तो बिल्कुल सरकार के खिलाफ बोल रही है। 10% वोट प्रतिशत में इजाफा, ये परिवर्तन, बदलाव निश्चित है। कोई आपको एग्जाम्पल देगा कि छत्तीसगढ़ में ऐसा हुआ था कि वोट परसेंटेज बढ़ा फिर भी इनकम्बेंट रह गया,
मेरे भाई ये छत्तीसगढ़ नहीं है, 20 वर्ष की इनकम्बेंट सरकार है और अचानक से वोट परसेंटेज का, और बिहार जैसे राज्य में वोट परसेंटेज बढ़ना इतना आसान नहीं है। यहाँ पर चूंकि लोग बाहर इतना रहते हैं कि कितना भी इलेक्शन कमीशन कोशिश कर ले, 55% से ज्यादा यहाँ वोटिंग नहीं हुई है। इस बार के चुनाव में एक लाइन में मैं आपको बता रहा हूं कि महिलाएं फैक्टर नहीं है, एक्स फैक्टर प्रवासी मजदूर है। क्योंकि पहली बार प्रवासी मजदूर चुनाव की प्रक्रिया में इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। वो खुद का क्या उसका ओपिनियन है, किसको वोट दे रहा है और सबसे बड़ा कि वो अपने परिवार परिजनों से किसको वोट करवा रहा है। एक्स फैक्टर प्रवासी मजदूर है। आप देखिएगा जिस दिन परिणाम आएगा सब लोग यही चर्चा कर रहे होंगे। अगर प्रवासी मजदूरों ने सरकार के खिलाफ वोट किया है, वो मन बनाकर आए हैं, तो कोई धरती पर सरकार को बचा नहीं सकता है। क्योंकि आज भी 40 से 50 लाख प्रवासी मजदूर बिहार में हैं और आप अंदाजा लगाइए कि अगर हर प्रवासी मजदूर के साथ 2 या 3 परिवारजन हैं, उनकी पत्नी है, उसकी माँ है, उसकी बहन है, उसके पिताजी है, तो कितने वोट की हम लोग बात कर रहे हैं? 2 करोड़ वोट की बात कर रहे हैं, जिसका आकलन किसी को नहीं है। मैं अभी प्रचार करते हुए आ रहा हूं, अभी लड़के मिल रहे हैं, कह रहे भैया देखिए पीठ पर अभी भी झोला लिए हुए, अभी दिल्ली से आ रहे हैं। मोतिहारी में भी लड़का मुझे मिला है कि दिल्ली में से अभी आ रहे हैं, वोट देने आए हैं, छोड़ेंगे नहीं, इस बार बदलाव चाहिए। तो कौन जीतेगा कौन हारेगा फैसला होने दीजिए 14 को। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि इस बार का बिहार का चुनाव किसी के लिए प्रेडिक्ट करना करीब करीब असंभव है। एक ही चीज कहा जा सकता है कि प्रवासी मजदूर एक्स फैक्टर है। बिहार का युवा जो बाहर काम करता है वो वापस लौट कर आया है और वो चुनाव में वोट कैसे कर रहा है ये निर्भर करेगा, ये तय करेगा कि बिहार जीतेगा कौन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक भी सभा में नहीं कहा कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन साथ साथ हमने देखा कि नीतीश कुमार के प्रति सहानुभूति भी काफी है। देखिए ऐसा है, ये आप लोग को अमित शाह जी और प्रधानमंत्री ने पूरे चुनाव प्रचार अभियान में बिहार से जुड़ा हुआ कौन सा मुद्दा बोला उन्होंने? क्या उन्होंने बिहार में पढ़ाई की स्थिति पर बोला? क्या उन्होंने बिहार की बेरोजगारी के बारे में बोला? क्या उन्होंने पलायन के बारे में बोला? क्या बाढ़ के बारे में बोला? अमित शाह ने तो कहा कि बिहार में फैक्ट्री लग ही नहीं सकती, यहाँ पर जमीन नहीं है। कोई पूछने, और अपने ही घोषणा पत्र में लिखा है कि हर ब्लॉक में फैक्ट्री लगाएंगे। कोई केंद्र सरकार से ये पूछे कि अगर बिहार में जमीन नहीं है तो ये जो नेशनल हाईवे सब बन रहा है ये जमीन कहाँ से आ रहा है? आपको गुजरात को बंगाल से जोड़ना है, बिहार में जमीन चाहिए सड़क बनाने के लिए, 4 लेन 6 लेन के लिए तो जमीन मिल रहा है और फैक्ट्री बनाने के लिए जमीन नहीं है। तो ये लोग तो चाहते हैं कि बिहार लेवल का फैक्ट्री बना रहे ताकि गुजरात में, तमिलनाडु में 10,000 12,000 में लाखों बच्चे काम करने के लिए मिलते रहे। पूरे चुनाव के दौरान भाजपा ने कोई रेलेवेंट बात कही नहीं है। कभी आके घुसपैठिया की बात कर रहे हैं, कभी आके कट्टा की बात कर रहे हैं। मिला जुला कर डरा कर वोट लेना चाहते हैं। आप डराना चाहते हैं कि भाई अगर जंगल राज आ जाएगा, कट्टा आ जाएगा, मुसलमान आ जाएंगे, घुसपैठिए आ जाएंगे, हमको वोट दो। कोई पॉजिटिव एक बात भी कही हो तो आप हमको बता दीजिए। हमने तो ये भी देखा कि एनडीए ने कोई आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की, ये पहली बार हुआ चुनाव। नहीं, क्या करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस? प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, कोई पत्रकार पूछ देगा कि सम्राट चौधरी को काहे उप मुख्यमंत्री बनाए हो? जिस 7 लोगों के हत्या के अभियुक्त है उस केस का स्टेटस क्या है? सही है गलत है छोड़िए, 7 लोगों की हत्या के अभियुक्त सम्राट चौधरी के उस केस का स्टेटस क्या है? गृह मंत्री को ये बताना चाहिए कि भाई वो केस खारिज हो गया, केस में ट्रायल चला नहीं चला, ये तो बता दो। लेकिन जनता तो सुन रही है। जन स्वराज का अभी तक का भविष्य आप कैसे देख रहे हैं? एक आपका हमने बयान बार बार देखा कि अगर हमारे 10 से कम विधायक हैं तो वो फ्री होंगे कहीं भी जाने के लिए, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? नहीं, फ्री होंगे का मतलब क्या है? हम लोग यहाँ मंत्री बनने नहीं आए, विधायक बनने नहीं आए। जो अगर जीत कर आएंगे, पहले तो वो स्थिति आएगी नहीं। आपको 14 तारीख को बिहार में इतिहास लिखा जाता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर मान लीजिए जो आप लोग कह रहे हैं हाइपोथेटिकली अगर आ गया ऐसा तो क्या होगा? तो उनको बुलाकर कहेंगे भाई तुम्हें पक्ष विपक्ष की राजनीति करनी है तो जाके करो, हमें तो समाज की राजनीति करनी है, जो काम कर रहे हैं यही काम करना तो चाहते हैं। बैठ के तय कर लेंगे कहाँ जाएंगे। वो आप तय करेंगे? हम क्यों तय करेंगे? जो जीत कर आएंगे सब पार्टी मिलकर तय कर लेंगे। प्रशांत किशोर 14 तारीख के बाद क्या करेंगे? जो अभी कर रहे हैं वो करेंगे। क्या करेंगे? अभी जो कर रहे हैं वही कर रहे हैं। समाज के साथ काम कर रहे हैं वो करते रहेंगे। बिहार छोड़ के नहीं कहाँ जाएंगे? लाखों लोग पागलों की तरह दीवाना बनकर हमारे पीछे घूम रहे हैं, उनकी आशा अपेक्षा हमसे जुड़ी हुई है। हम छोड़कर क्यों जाएंगे? इतनी बड़ी कमाई अपनी मैं क्यों छोड़ूंगा? हार से प्रशांत किशोर बिहार कौन सा हार? ये लड़के हमको हारने थोड़ी ना देंगे, ये आप लोग का भ्रम है। अभी आप आ रहे हैं नरकटियागंज से,
चुनाव प्रचार नहीं नहीं, नरकटियागंज में आपने देखा है, नरकटिया में देखा होगा, नरकटिया में आपने देखा होगा, वहां पर जो चुनाव लड़ रहे हैं वो यादव समाज के हमारे उम्मीदवार हैं। जो वहाँ इनकम्बेंट एमएलए है वो मुस्लिम है, मिनिस्टर थे, और उस जगह पे चुनाव प्रचार खत्म हो गया 5 बजे, 5:30 बजे मैं आया हूँ, हजारों लोग पैर रखने की जगह नहीं है। वो हारने थोड़ी देंगे ये लोग, किसी को ये हारने नहीं देंगे। आप देखिए तो 14 को नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे, पहले ही बोला हुआ है, आप अपनी बात बिल्कुल कायम है। 14 तारीख को बिहार में 14 तारीख के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। अमित शाह ने बार बार कहा है कि 160 सीटें एनडीए को आने। भाई अमित शाह पिछले 2014 के बाद कौन सा चुनाव है जहां उन्होंने ऐसा नहीं कहा है? हर चुनाव में कहते हैं 200 आएगा, 250 आएगा, 2/3 आएगा, 5/3 आएगा। अरे भाई वो अपने दल की बात कर रहे हैं, वो हमेशा यही कहेंगे। उसमें 10 में 6 जगह उनका सही भी हुआ होगा क्योंकि भाजपा जीती भी है, लेकिन 4 जगह गलत भी हुआ है। लेकिन जो गलत होता है उस पर तो कोई उनसे पूछता नहीं है। भाई बंगाल में भी तो अमित शाह ने कहा था कि 200 सीट आएगा, आया 75। उसके बाद तो कोई बोला नहीं कि आज तक अमित शाह जी ने बोला कि भाई 75 क्यों आया आपको। मान लीजिए हमने बोला लोकसभा में कि 300 आएगा, 240 आया, तो लोग हमको सवाल पूछते हैं कि अरे भाई आपने कहा था, मुझे जवाब भी देना पड़ता है, देना भी चाहिए। लेकिन अमित शाह को आज तक किसी ने पूछा ये सवाल कि सर आपने तो कहा था बिहार में 2015 में कि आप जीत रहे हैं, आप हार गए, 55 सीट आया। आप तो बंगाल में बोले 200 सीट आएगा, वहां 75 आया। ऐसे बहुत तेरे एग्जाम्पल हैं, लेकिन ये लोग इतने बड़े लोग हैं, उनसे कोई सवाल तो करता नहीं है। संजी, आपने इतना चुनाव देखा है और बिहार का चुनाव इस बार का आपको कैसे डिफरेंट लगा? ये डिफरेंट अलग इसलिए है कि यहाँ पर पहली बार बिहार के चुनाव में, आप भी इतने दिन से पत्रकारिता कर रहे हैं, कोई अगड़ा पिछड़ा की बात नहीं हुई, हिंदू मुसलमान की बात नहीं हुई। पहली बार सारे दल वाले बात कर रहे हैं नौकरी की, पलायन की, रोजगार की। लालू यादव जैसी पार्टी भी पलायन और नौकरी की बात कर रही है, अगड़े पिछड़े की बात नहीं कर रही है। वरना तो यहाँ जात का ही राजनीति हमेशा चलता था कि लालू जी कहेंगे कि फिरका परस्त ताकत है भाजपा वाले कहेंगे कि ये जाति वाले हैं, ये जंगल राज वाले हैं। इसके आगे कभी डिबेट बढ़ा ही नहीं है। तो पहली बार बिहार में मुद्दों पर वोट पड़ा कि नहीं ये तो समय बताएगा, लेकिन मुद्दों पर चर्चा हुई है। लोगों को ये मजबूर होना पड़ा है कि वो बताएं कि बिहार में बेरोजगारी कैसे दूर होगा, पलायन कैसे रुकेगा, यहाँ के युवाओं के लिए वो क्या करेंगे। वो करे न करे, सही बोला झूठ बोला, लेकिन बोल तो रहे। जातियां टूटी है या नहीं टूटी? भाई अगर नहीं टूटी 65% वोट कैसे पड़ा है? अब टूटा एग्जैक्टली कितना टूटा, किसके फेवर में टूटा, ये तो आपको दिखेगा 14 तारीख को। लेकिन जो भी चुनाव लड़ रहा है वो तो किसी न किसी जाति का ही है ना भाई। ऐसा तो है नहीं कि कोई जाति न्यूट्रल है, ऐसा तो है नहीं ना कि जो भी जिस दल से भी चुनाव लड़ रहा है उसकी कोई ना कोई जाति तो है ही। तो जाति टूटने का मतलब क्या है? मुद्दों पर जब चर्चा पूरे चुनाव में मुद्दों पर हुई है, जाति के आधार पर नहीं हुआ है। अब ये देखना है कि जब चर्चा मुद्दों पर हुई है तो वोट भी क्या मुद्दों पर पड़ता है कि नहीं पड़ता है। ये चुनाव हाइपर लोकल तो नहीं है? हाइपर लोकल कई मायनों में है। कैसे? क्योंकि त्रिकोणीय कई जगह 4 कोणीय मुकाबला है, इसलिए कोई गेस अगर कर रहा है तो बेवकूफी कर रहा है। एक एक जगह पर 4-4, 5-5 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, और जो लड़ रहे हैं ज्यादातर प्रत्याशी चुनाव में पहले बता देते हैं या चुनाव वोटिंग के बाद बता देते हैं कि क्या हुआ। इस चुनाव में कोई प्रत्याशी कहने की स्थिति में नहीं कि क्या हुआ। दूसरी चीज जो मैं फर्क देख रहा हूँ कि बिहार में वोटर पहली बार वोकल नहीं है। बिहार में गाँव में लोग बड़ा दबा के उछल के बोलते हैं कि भैया इनको वोट पड़ रहा है। पहली बार मैं बिहार में फील कर रहा हूँ कि वोटर वोट देने के बाद भी नहीं बता रहा है कि वोट किसको दिया। इसलिए मैं सबसे यही कहूंगा कि भाई 14 तारीख तक इंतजार कर लो। एग्जिट पोल देखकर मत उछलिए, क्योंकि एग्जिट पोल भी जो डेटा है वो तो जो वोटर निकल के बोलता है उसी के आधार पर है। तो उसने क्या वोट किया, क्योंकि पैसा बटा है, सरकारी पैसा बटा है और कुछ पॉलिटिशियंस ने भी पैसा बांटा है। तो जिन्होंने पैसा लिया है वो तो यही कहेंगे कि हम इनको वोट दिए हैं, क्योंकि वो ये नहीं होना चाहता है, दिखना नहीं चाहता कि हमने पैसा लेके वोट नहीं दिया। तो इसलिए 14 तारीख का इंतजार कीजिए। अब इतना लंबा सफर है, 3-4 दिन की बात रह गई है। 14 को दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा।